जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो उस सेंटेंस में आपको कुछ चीजें मिलेंगी। हमेशा पहला क्या मिलेगा आपको? सब्जेक्ट मिलेगा। सब्जेक्ट के बाद लिखा होगा एक हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा वर्ब और वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो अगर एक बार सारे बच्चों को ये अच्छे से क्लियर हो जाता है कि ये सब होता क्या है, जैसे कि सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में कैसे पता चलता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और कैसे पता चलता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और कैसे हमें पता चलेगा ये हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब क्या होता है। वर्ब तो फिलहाल आपने अभी पढ़ा हुआ है, उसके 3 फॉर्म बनाने भी सीख लिए हैं जो आपको सेंटेंस मेकिंग में बहुत हेल्प करेगा। तो आज के टॉपिक में ये क्लियर हम करेंगे, साथ साथ हम WH जो फैमिली के वर्ड्स होते हैं ये भी अच्छे से क्लियर करेंगे। ये सारे टॉपिक एकदम से क्लियर होंगे जिससे कि जब आप सेंटेंस बनाओ ना तो ये क्वेश्चन ही खत्म हो जाए कि ये सबसे पहले सेंटेंस में क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखें, लास्ट में क्या आता है, हम कैसे डिसाइड करें। तो आप आसानी से, बहुत आसानी से सब डिसाइड कर सकते हो। तो हम पहले टॉपिक पे आते हैं जो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? कर्ता। कर्ता को कहते हैं मतलब काम करने वाला। जो भी हमारा वाक्य है सेंटेंस में उसमें जो काम कर रहा है, जो काम हो रहा है और उससे जो करने वाला है। जैसे देखो, अगर सब्जेक्ट पहचानना सीख गए आप तो इंग्लिश के 70% सेंटेंस आसानी से समझ में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सेंटेंस बनाने की पहली सीढ़ी जो सब्जेक्ट होती है वो पार कर लेंगे। इसको सब सब्जेक्ट होता क्या है, एक सेंटेंस में कैसे पता लगाएं क्या सब्जेक्ट होता है। हिंदी में सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? कर्ता। इंग्लिश में अगर आपको डिफाइन करना है व्हाट इज सब्जेक्ट, इसका आंसर सीखना है तो सब्जेक्ट इज अ पर्सन, पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया और एनिमल that does the action or about whom we talk in a sentence। मतलब क्या हुआ? सेंटेंस में जिसके बारे में बात होती है या जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो अभी जब सब्जेक्ट के बारे में सोचते होगे आप तो आपके मन में एक इंसान आता होगा कि एक इंसान सब्जेक्ट होगा। पर जो आपने नाउन टॉपिक पढ़ा है, नाउन, तो वो सारे नाउन अगर आप सेंटेंस बना रहे हो तो सारे वो नाउन सब्जेक्ट हो सकते हैं। कैसे भी आगे बताएंगे आपको। अभी पहले आपको समझाते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि ये 2 फिक्स चीजें हर स्ट्रक्चर में। आपने टेंस के 12 टेंस लिखे हुए हैं ना, हर सेंटेंस में क्या आ रहा था? सब्जेक्ट पहले आ रहा था, लास्ट में क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट। ये 2 चीजें सबसे पहले क्लियर करते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? अगर सब्जेक्ट काम करता है, सब्जेक्ट क्या करता है, तो ऑब्जेक्ट उसका असर झेलता है। असर झेलता है मतलब पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर आपको पूरा क्लियर करेंगे। ऑब्जेक्ट इज द पर्सन, थिंग, एनिमल और आइडिया दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। मीनिंग देखो, जो चीजें यहाँ पर पर्सन, थिंग, प्लेस लिखा है वही यहाँ पर लिखा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ डेफिनेशन में है वो सब्जेक्ट है और यहाँ की डेफिनेशन में क्या है? दोनों का अंतर ये है कि ये काम करते हैं और इनके ऊपर काम होता है, उसी को कहते हैं। जैसे सेंटेंस में जिस पर काम होता है या जिस पर एक्शन का असर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अभी इसको एग्जांपल से क्लियर करेंगे हम। कोई भी सेंटेंस को समझना है, वाक्य में सबसे पहले काम को खोजो, वर्ब को खोजो। कोई एक सेंटेंस लेते हैं हम, अगर उसमें हमें सबसे पहले काम को खोजना है। जैसे बच्चे फल खाते हैं, तो इसमें काम क्या हो रहा है? खाना। अब इसमें अगर आपको पता लगाना है सेंटेंस में कर्ता कौन है तो इसमें पूछो कौन। इस सेंटेंस में खाने का काम हो रहा है और मेरा सवाल है कौन खाता है, तो ये करता है। अब ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाते हैं? वाक्य में सबसे पहले काम खोजो, तो काम क्या हो रहा है? खाना। और पूछो क्या, तो क्या खाते हैं? अगर आप कर्ता खोजना चाहते हो वर्ब से दोनों मिल जाएंगे। अगर आपको कौन का जवाब मिल रहा है तो वो क्या है? कर्ता। और किसके ऊपर हो रहा है? क्या खाते हैं? फल। ये हो गया ऑब्जेक्ट। और हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो ये जरूरी नहीं है। जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिखता, बच्चे खाते हैं, फल हटा दिया, तो इसमें कर्ता तो है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ये कंपलसरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा, पर सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट होगा, वो चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में हो, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाएंगे? एक सेंटेंस में पूछेंगे क्यों या क्या या किसको, तो क्या पता चलेगा? ऑब्जेक्ट। अगर हमने पूछा कौन, तो क्या पता चलेगा? जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, हम अंग्रेजी बोलते हैं, तो काम क्या हो रहा है इसमें?
बोलना। कौन? हम। ये हो गया सब्जेक्ट, राइट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। यहीं पर तय हो जाएगा कि इसकी इंग्लिश पहले लिखी जाएगी और इसकी इंग्लिश सेंटेंस के बाद में आएगी, जबकि हिंदी में ये दोनों वर्ड बीच में आ रहे हैं। तो स्ट्रक्चर जो आप सीखते हो कि सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है, तो कब कौन से वर्ड की इंग्लिश लिखी जाएगी वहां स्ट्रक्चर तय करता है। और यहाँ पर हम इंग्लिश से एक एक चीज बाहर निकाल के बस वैसे ही डेकोरेट करके रख देंगे, इंग्लिश बन जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वह सवाल पूछेगा, तो काम क्या हुआ? पूछना। पूछना। कौन पूछेगा? वह। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या पूछेगा? ऑब्जेक्ट। तो सवाल की इंग्लिश आएगी लास्ट में और वह की इंग्लिश आएगी पहले, क्योंकि ये स्ट्रक्चर का तरीका है। इसके बाद लोग रावण जलाएंगे, काम क्या हुआ? कौन जलाएगा? क्या जलाएंगे? ये हो गया ऑब्जेक्ट, और जलाना के बाद जो जलाएगा वो क्या हो गया? सब्जेक्ट। एक आखिरी एग्जांपल, अंजलि प्रीति से बात कर रही है, काम क्या हो रहा है? बात करना काम हो रहा है। कौन बात कर रहा है? किससे बात कर रहे हैं? तो इसमें दो पर्सन है, पर एक कर्ता है, एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि नाम आएगा तो कर्ता होगा, ऐसा नहीं है। कर्ता होने के लिए अगर मैं यहाँ पर लिख दूं प्रीति अंजलि से बात कर रही है, तो यहाँ पर प्रीति कर्ता हो जाएगा। तो एवरीथिंग जो भी सेंटेंस में आता है, अगर काम कर रही है कोई चीज तो वो कर्ता है, और जिसके ऊपर काम हो रहा है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब कर्ता इंसान के बाहर भी कुछ हो सकता है। ऐसे सुनो एक सेंटेंस, एसी चल रही है, काम क्या हुआ? कौन चल रहा है? इस वाक्य में एसी करता है। अब एसी करता है का मतलब थोड़ी उसके तुम्हारे जैसे पैर होने चाहिए, वो अपने जैसे, मैंने कहा पंखा घूम रहा है, तो काम क्या हुआ? कौन घूम रहा है? तो अगर धरती पे मौजूद कोई भी चीज है जिसके द्वारा आपने काम करवा दिया, भले काम वो करता हो या ना करता हो, अगर मैं बोल दूं सेंटेंस टेबल दौड़ रही है, अगर इस सेंटेंस को ही अगर आपको देखना है तो काम क्या हुआ? दौड़ना। कौन दौड़ रहा है? टेबल। तो यहाँ पर टेबल करता है। अगर मैं ये कहूं कि मैं टेबल खरीदूंगा, तो खरीदेगा कौन? करता हूं। क्या खरीदूंगा? ऑब्जेक्ट है। इस वाले सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट है और पहले वाले सेंटेंस में क्या था? सब्जेक्ट। तो एवरीथिंग इज सब्जेक्ट, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। डिपेंड करेगा वाक्य में काम कर कौन रहा है। जैसे इस सेंटेंस में दो नाम आए थे, एक काम कर रहा है तो क्या हुआ? कर्ता, एक के ऊपर काम हो रहा है तो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। यही अंतर है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। अब आगे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, ये दोनों समझना है। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस की ताकत होती है, इसके बिना टेंस और मीनिंग अधूरे लगते हैं। सेंटेंस में जान डालने वाला वर्ड ही वर्ब होता है, इसके बिना सेंटेंस अधूरा लगता है। ये दोनों वर्ड आपको हमेशा टेंस के अंदर मिलेंगे। जैसे आपने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है इज एम आर, इज एम आर क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। इज एम आर के बाद आता है वर्ब, V1 प्लस ING, ये क्या हो गया? वर्ब। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको मैंने बता दिया है। अब इन दोनों को आपको समझना है कि कैसे पहचानना है और इनकी इंग्लिश कहाँ पे लिखी जाती है। यहाँ पर आते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? कई बार इंग्लिश में कोई पूछ दे आपसे व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, तो आप बता सकते हो अ हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब टू कंप्लीट द टेंस, मीनिंग और स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। क्या क्या पूरा करता है? टेंस पूरा करता है, मीनिंग पूरा करेगा और क्या करेगा? स्ट्रक्चर। हिंदी में जो वर्ब मुख्य वर्ब की मदद करती है उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। मुख्य वर्ब का मतलब जो अभी हम पहचान रहे थे, खाना जो आ रहे थे ना, वो मुख्य वर्ब होती है, उसको जो हेल्प करता है उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। भी एग्जांपल में पता चलेगा। व्हाट इज वर्ब इन अ सेंटेंस? क्या होती है वर्ब? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, स्टेट, फीलिंग और हैपनिंग। क्या हो रहा है, क्या अवस्था है, क्या महसूस हो रहा है और क्या काम हो रहा है, ये सब बताता है क्या? वर्ब बताता है। जो वर्ड किसी काम, अवस्था, भावना या घटना को दिखाए उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब मतलब असली काम, उस सेंटेंस में क्या होगा? असली काम होगा। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है? सहायता करने वाली वर्ब। हेल्पिंग, हेल्प मतलब क्या होता है? सहायता करना। हेल्प का मतलब ही सहायता करना होता है, तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब ही हो जाता है सहायता करने वाली वर्ब। किस तरह की सहायता? अब आओ इसे समझते हैं
कि सेंटेंस में कैसे सहायता करेगा। जैसे यहाँ सेंटेंस लिखा है वह सवाल पूछेगा, काम क्या हुआ, पूछना। कौन पूछेगा, सब्जेक्ट हो गया। क्या पूछेगा, अब देखो ये ऑब्जेक्ट है तो हमेशा कहाँ लिखी गई इसकी इंग्लिश, लास्ट में। ऐसे ही तुम्हें हर सेंटेंस को देख के पता चलेगा किस शब्द की इंग्लिश कहाँ पे लिखनी है जाके, राइट। अब देखो वह की इंग्लिश सबसे पहले आई, क्यों, क्योंकि ये करता है। अब इसमें पूछना की इंग्लिश है ये आस्क, और आस्क के पहले एक वर्ड आ रहा है विल, ये इसको हेल्प कर रहा है। अब बच्चों समझना कि हेल्प कर क्या रहा है। आस्क मीन्स क्या हुआ, पूछना। अब हमारी लाइफ में 3 टाइम है, प्रेजेंट टाइम है, पास्ट टाइम है और फ्यूचर टाइम है। वर्ब के ठीक पहले क्या आ रहा है, विल। विल बताता है फ्यूचर के बारे में। तो ये कह रहा है कि पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब इस वर्ब को हेल्प कर रही है कि ये काम भविष्य में होगा, पूछने का काम फ्यूचर में होगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब है। इसको समझते हैं। अंजलि प्रीति को पीट रही है, अंजलि इज बीटिंग प्रीति। अब यहां पर काम क्या हो रहा है, पीटना, बीटिंग। अब मुझे जानना है कि इसको हेल्प क्या मिल रही है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर्ब से पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर्ब से पहले आएगा, इस बात का भी ध्यान रखना। इज का मतलब अभी अभी ये काम चल रहा है। इज बता रहा है कि ये जो काम है अभी हो रहा है। अगर इसी को आप वाज कर दो तो इसका मतलब होगा काम ये हो रहा था। तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब समझ आया। वो आपको टेंस बताता है कि किस टेंस में हो, वो आपको बताता है कि एक्शन हो कब रहा था, हो रहा है, हो रहा था या हो रहा होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। ठीक है, अगर किसी टेंस में तुम्हें हेल्पिंग वर्ब नजर ना आए तो समझ जाना जो वर्ड लिखा है वो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। कोई भी अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। जैसे सिर्फ कोई सेंटेंस पढ़ा तुमने, राहुल इज थीफ, राहुल इज अ थीफ, आपने ये पढ़ा, इसमें कोई वर्ब नहीं आया, इसका मतलब इज एम आर खुद वर्ब है, इज एम आर खुद वर्ब है। अभी आपको थोड़ा कम समझ आएगा क्योंकि डिटेल आपको अगली क्लास में मिलेगी। तो आपको यहाँ पर ये समझ में आया, हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर्ब से पहले आएगा और वो क्या बताएगा कि एक्शन कब हो रहा है, प्रेजेंट में या पास्ट में। अगर मैं इज हटा दूं यहाँ से तो आप बता सकते हो कि एक्शन कब हो रहा था, नहीं। अगर यहाँ से विल हटा दूं तो पता चलेगा फ्यूचर का है। तो हेल्पिंग वर्ब इसलिए जरूरी है कि वो एक्शन, जैसे आप कह रहे हो कि मैं 2 महीने पहले गांव गया था, अब पास्ट बताने के लिए कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं लगाई, आई गो टू विलेज 2 months एगो, कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं आया, तो ये सेंटेंस गलत है। क्योंकि वर्ब हुआ है, काम हुआ है, पर ये नहीं पता चल रहा है कब हुआ है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। इसीलिए तुम्हें ये आना भी जरूरी है। ये बात समझ में आई। एक सेंटेंस में मेन काम, मेन वर्ब अभी सुना था, एक वर्ड आया था मेन वर्ब। वह सवाल पूछेगा, काम क्या हुआ, पूछना, ये मेन वर्ब है। अंजलि प्रीति को पीट रही है, क्या काम हो रहा है, इसे कहते हैं मेन वर्ब। और इस मेन वर्ब को जो हेल्प करेगा उसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब तुम्हें हिंदी में नजर नहीं आएगी, वो कहाँ नजर आएगी, इंग्लिश में। जैसे यहाँ पर विल आ गया, यहाँ पर इज आ गया, हैज हैव पढ़ा है आपने, हैड पढ़ा है, डिड पढ़ा है, विल बी है, विल हैव है, डू डज है, बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। ठीक, अब अगला सवाल आ जाता है यहाँ पर, इजी ट्रिक टू फाइंड हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। अब हमें पता कैसे चले हेल्पिंग वर्ब वर्ब के बारे में, क्या ऐसा पूछे हम। देखो सेंटेंस में मेन एक्शन को खोजो, मेन एक्शन क्या लिखा है, पूछना। पहली चीज तो मेन एक्शन का मतलब वर्ब तो खोज ही लिया हमने। जैसे ही मेन काम खोजेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्ब मिल जाएगा, क्रिया मिल जाएगी। मेन एक्शन को खोजो और उसे कौन सी वर्ब मदद कर रही है, वही हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पर वर्ब क्या है, आस्क, कौन सा मदद कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब है। अंजलि प्रीति को पीट रही है, तो काम क्या हो रहा है, पीटना, कौन मदद कर रहा है इसको, इज। यहाँ वाज होता तब भी हेल्पिंग वर्ब होता। तो मेन वर्ब को ढूंढो, वही वर्ब हो जाएगी और वर्ब ही बता देगी कौन हेल्पिंग वर्ब है। और किसी टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब ना दिखे, समझ जाना ये वर्ब है, उस पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। अब हमारा टॉपिक आ जाता है WH वर्ड्स। क्या आ जाता है, WH वर्ड्स, जैसे कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, आपके चार्ट के फर्स्ट पेज पे ही लिखे हुए हैं। जैसे WH वर्ड्स पूछने की चाबी है, मतलब कि मेन चाबी है। अगर सवाल पूछना है तो WH वर्ड आपको पता होना चाहिए। अब अगर WH वर्ड समझ गए आप तो इंग्लिश में क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। हम क्वेश्चन ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता है।
घर पे होते हैं तो ऐसा क्यों, वहाँ क्यों जा रहे हो, हम हमेशा क्वेश्चन करते रहते हैं या लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हमें ये आना चाहिए। व्हाट आर WH वर्ड्स, क्या होते हैं? WH वर्ड्स आर क्वेश्चन वर्ड्स यूज्ड टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। जो वर्ड्स इंफॉर्मेशन पूछने के लिए यूज होते हैं उन्हें WH वर्ड्स कहते हैं। जो कोई इंफॉर्मेशन पूछे, जैसे मैं पूछूंगा आपसे, अरे एग्जाम्पल में आगे एग्जाम्पल ही देते हैं सीधा, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, ये आप पढ़ लेना, उसमें लिखे हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। अब कैसी इंफॉर्मेशन, मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो मुझे नाम जानना है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर मैंने पूछा आप कहाँ से हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। जब मुझे आपसे कुछ जानना है तभी मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। हाँ, जैसे आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, आप किस क्लास में पढ़ते हो, इन विच क्लास डू यू स्टडी, इनको बाद में भी लगा सकते हो। आप क्या बनना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू बिकम। हम क्वेश्चन इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे आपसे कुछ जानना है। तो अब आपको सेंटेंस जब बनाने होंगे, या तो सेंटेंस अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा या क्वेश्चन होगा, बस ये 3 तरह के सेंटेंस होते हैं। अब सेंटेंस बनाने में आपको जो जरूरत हो, अगर आपको लगता है, अब आपको जो जरूरत हो, सब्जेक्ट आपको जानना है, पहले आएगा। ऑब्जेक्ट की इंग्लिश कहाँ आएगी, लास्ट में आएगी। इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। आपने ये जान ही लिया है कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा कब आएगा, वर्ब से पहले, हमेशा वर्ब से पहले आएगा। जो मदद करेगा वो पहले आएगा, जिसको मदद मिलेगी वो बाद में आएगा। अब WH वर्ड अब आपने सीख लिया है, अब आप तैयार हो आगे की चीजें जानने के लिए।